नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आवाम शहबाज और मुनीर को कोस रही है। पाकिस्तान पीओके में आटा चावल तक नहीं दे पा रहा है। इलाके के हालात वीराने जैसे हैं। सड़कें बनी नहीं है, पानी आता नहीं है, व्यापार ठप पड़ा है। ऐसे में पीओके में आंदोलनकारी खुलकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। कह रहे हैं शरीफ से नहीं हो पा रहा है तो भारत के साथ वैकल्पिक व्यापार मार्ग खोलो। मुनीर और शरीफ गद्दी छोड़ो। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पीओके के हालात समझने जैसे हैं। पीओके के हालात हमेशा से ऐसे रहे हैं, लेकिन इस बार विद्रोह की आग और जो साहस पीओके की जनता दिखा रही है वो गोलियों से नहीं डर रही है। अब उसके विद्रोह को दबाया नहीं जा सकता है। ये बात चली गई है आज़ादी की लड़ाई तक, आज़ादी की मांग तक। ये बात चली गई है यूएन तक अपनी मांग को रखने की। भारत से तो बार बार पीओके के जितने कार्यकर्ता एक्टिविस्ट हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। भारत की भी पैनी निगाह इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। दुनिया के तमाम देश देख रहे हैं कैसे मासूमों का खून यहां पीओके में बहाया जा रहा है पाकिस्तानी सेना के द्वारा। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उससे पहले पीओके के जो ताज़ा हालात हैं उस पर यह रिपोर्ट देखिए। बहुत हुई पीओके में मनमानी, अब मुनीर की खत्म कहानी। शहबाज मुनीर पर आफत, पीओके में चरम पर बगावत। मुनीर पीओके छोड़ो, व्यापार वाला रास्ता खोलो। भाग मुनीर भाग, पीओके में विद्रोह किया। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के आकाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। डींगे हाँकने के सरताज पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और पीओके में आटा चावल मांग रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाने वाले जनरल आसिम मुनीर को पीओके की जनता ने औकात दिखा दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारी महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ बिजली कटौती और सरकारी नुमाइंदों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है। प्रदर्शनकारी मुनीर पीओके छोड़ो के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन करने वाले नेताओं ने पीओके के प्रति पाकिस्तान के प्रशासनिक रवैये पर सवाल उठाए हैं और पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी है। वैश्विक बेइज्जती और अपने ही देश में तिरस्कार, अपमान और लोगों के विरोध को भांपते हुए शरीफ अपनी गद्दी बचाने की जुगत में लगे हैं, लेकिन पीओके के प्रदर्शनकारी विद्रोही हो रहे हैं। क्षेत्र की बदहाली के लिए शरीफ सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जाक नेता सरदार अमन ने रावलकोट की एक सभा में कहा, पाकिस्तानी सेना आबादी पर आर्थिक दबाव बना रही है, भोजन और राशन रोक रही है। अगर पाकिस्तान इस क्षेत्र में पर्याप्त आपूर्ति और आर्थिक पहुंच सुनिश्चित करने में नाकाम रहता है तो भारत के साथ वैकल्पिक व्यापार मार्ग खोले जाने चाहिए। पाकिस्तान पीओके में बिजली पहुंचा नहीं पा रहा, विकास करा नहीं पा रहा, अर्थव्यवस्था तो पहले से ही भीख मांग रही है। ऐसे में विद्रोहियों को भारत की याद सता रही है। प्रदर्शनकारियों का मत है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में पर्याप्त आपूर्ति और आर्थिक पहुंच सुनिश्चित करने में नाकाम रहता है तो भारत के साथ वैकल्पिक व्यापार मार्ग खोले जाने चाहिए। बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रही है और शरीफ आंदोलन को दबाने के लिए दोगुली पाकिस्तानी नीति पर टिक कर खड़े हैं और सेना रोटी बिजली मांग रहे लोगों पर गोलियां बरसा रही है, उनकी खाल उधेड़ रही है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन करने वाले नेताओं के आक्रामक बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कभी भी पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो सकता है। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ यह आंदोलन साल 2024 में बिजली की बढ़ती दरों, गेहूं की बढ़ती कीमतों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में सरकार की अनदेखी के खिलाफ है। पाकिस्तानी पीएम शराफत का लिबास ओढ़कर ईरान अमेरिका युद्ध में बार बार बिचौलिया बनने का ढोंग करते रहे। इस ढोंग को करने के लिए शहबाज और मुनीर के पास समय है, लेकिन पीओके में पिस रही जनता की फिक्र नहीं। क्रूरता की हद तो यहाँ तक है कि पीओके में पिछले दिनों बिजली की बढ़ी हुई दरों और गेहूं की कीमतों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, जिस पर पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अपनी आवाम के लिए पाकिस्तान का ये रवैया आंदोलनकारियों के सब्र का इम्तिहान है।
जो फूटा तो उस सैलाब में पाकिस्तान के पीएम और मुनीर दोनों डूब जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देखिए, बात इंडिया की में हम बात पीओके की कर रहे हैं, पाकिस्तान की कर रहे हैं, और इसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह है। ये सब कुछ जो चल रहा है इसका बहुत सीधा सीधा इम्पैक्ट भारत पर पड़ता है। दूसरा, भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहें। जितने एक्टिविस्ट पीओके के बलूचिस्तान के मेरे साथ अभी तक बैठे हैं पैनल पर, सभी ये मांग करते रहे हैं कि भारत से हमको मदद चाहिए। हालांकि भारत का स्टैंड भी हमने कई बार समझने की कोशिश की है। भारत बहुत सोच समझकर ऐसे मसलों में आगे बढ़ता है। अभी मन में कई सवाल आ रहे होंगे तो उसको समझते हैं। बहुत ही शानदार पैनल मेरे साथ मौजूद है। कर्नल दिनेश शर्मा मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजिताब, जो कि विदेशी मामलों के बहुत शानदार जानकार हैं, एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब, पीओके एक्टिविस्ट। जैसा मैंने कहा था, अमजद साहब ने पहले भी ये बात कही है कि भारत को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आउन शिराजी, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, पहले भी इस मुद्दे पर हम उनसे बात कर चुके हैं। आउन भाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल शर्मा, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। मुझे सबसे पहले बताएं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बलूचिस्तान में पीओके में इस तरह का कोई आंदोलन, लेकिन इसकी ग्रेविटी, इसकी ताकत इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या ये कोई एक बहुत अलग किस्म का समय चल रहा है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में जो लोग आज़ादी की मांग करते रहे हैं उनके लिए कोई बड़ा अवसर है? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ताकि मैं अपने विचारों को प्रकट कर सकूं। देखिए साहब, ऐसा है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो इस इलाके को एक प्रकार से अपनी कॉलोनी समझती है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन उनका फ़ायदा जो होता है जो पीओके के निवासी हैं उनको नहीं मिलता, बल्कि ये जाता है पूरा मेन पाकिस्तान के अंदर। अब ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो एक काइंड ऑफ ए सिविल सोसाइटी आप कह सकते हैं, उसको जो है इन्होंने टेररिस्ट का दर्जा देके उसे बैन कर दिया। जो बेसिक प्रॉब्लम आ जाती है, देखिए साहब, जिस समय पब्लिक का किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट होती है तो डेमोक्रेटिकली जो मकसद होता है कि उनसे बातचीत करके और उनकी प्रॉब्लम को समझा जाए और उसका कोई निदान किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इस प्रकार के प्रोटेस्ट को एक प्रकार से सिक्योरिटी थ्रेट समझती है और वो इस प्रोटेस्ट को बाई फोर्स और सेना के बल के ऊपर उनको दबाना चाहती है। इन लोगों की क्या बेसिक प्रॉब्लम है? इनकी बेसिक प्रॉब्लम जो सबसे पहली जो इनकी जो डिमांड है कि ये 45 सीटें हैं इनकी असेंबली के अंदर, जिसमें से 12 सीटें जो है इन्होंने रिजर्व कर रखी हैं, जो कि पाकिस्तान के इलाके के अंदर है। ये उन लोगों के लिए हैं कि जो 1947 के बाद जो कश्मीरी जो हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में या पाकिस्तान में जाके बस गए हैं। तो इन 12 सीटों के द्वारा जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपना एजेंडा चलाती है और सिस्टम को मैनिपुलेट करती है। दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी की इतनी प्रॉब्लम है। देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर 6 हाइडल प्रोजेक्ट हैं जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है, और ये बेसिकली बने हुए हैं इंडस रिवर के ऊपर और दूसरी जो नीलम रिवर है, और कुछ प्रोजेक्ट जो है वो फंडेड बाय CPEC के अंदर है। जब जिस इलाके के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इन लोगों को जो है एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर वो 3 घंटे के लिए या 2 घंटों के लिए मिलती है, और बाकी जो है पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेन पाकिस्तान के अंदर जाती है। पीओके के अंदर 1947 के अंदर इनके पास 44% जो फॉरेस्ट रिजर्व था, और आज की तारीख के अंदर सिर्फ 14% बचा हुआ है, जो कि पूरी की तरह से एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान की तरफ ले गए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इस समय एक प्रकार से ब्लॉकेड लगाया हुआ है। अरे भाई, किसी भी अगर वो आप उस इलाके को कंट्रोल करते हैं तो आप किस प्रकार से उन लोगों के लिए एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा देते हैं कि किसी प्रकार उनके पास राशन, पानी, जहाँ जो साधन जो है उनके पास नहीं पहुंचेंगे। उनकी बेसिक डिमांड है
कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें गेहूं जो है वो जो सब्सिडी होती थी वो चाहिए, और उसके बाद जो है आप छोटी छोटी सी बातों के ऊपर जो है उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। अब जो लेटेस्ट घटना है, रावला कोर्ट के अंदर एक प्रोटेस्टर की जो है वो डेड बॉडी लेने के लिए वहां पर गए हैं, और वो वहां पर जैसा कि मीडिया के अंदर आया, वो वहां पर अपने धर्म के मुताबिक नमाज पढ़ना चाहते थे या दुआ करना चाहते थे। उनकी ये सिर्फ एक पीसफुल डिमांड थी, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके ऊपर फायरिंग की, और मीडिया के मुताबिक जो है उसमें गर्भवती औरतें, बच्चों को भी जो है नहीं बख्शा गया, उनके ऊपर भी फायरिंग हुआ। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो हमारे आपने मेहमान बुलाए हुए पाकिस्तान से, वो कहेंगे जी हम इंडियन हैं तो हम बोल रहे हैं। अरे हम कहाँ बोल रहे हैं, आपका पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो बोल रहा है कि आप ज्यादती कर रहे हैं। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। अब आप उस तरफ चले जाइए गिलगिट बाल्टिस्तान का, उसके ऊपर किसी दिन और डिबेट कर लेंगे। लेकिन इस समय हालात जो हैं पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। इसके अलावा जो है जब तक आप बातचीत करिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए, ना कि उनकी बात सुनने की बनस्पत आप जो है उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग करते हैं। अरे कुछ ना कुछ तो ह्यूमन वैल्यू होनी चाहिए। आप वहां पर एक ऑक्युपेशनल फोर्स की तरह, आर्मी ऑक्युपेशनल फोर्स की तरह बैठे हों, उनको बेसिक रिक्वायरमेंट आप उनकी पूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। और एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कि आप जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इनके एक डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ या क्या कुछ उनका नाम है, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो हमारे मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने वॉलंटियर किया है कि अगर भारत हमला करेगा तो हम लोग जो हैं एलओसी के ऊपर एक ह्यूमन शील्ड की तरह खड़े हो जाएंगे। अब बताइए क्या आपकी सोच है कि आप बच्चों को जो है एक ह्यूमन शील्ड की तरह जो है आप जी गॉट इट सर, आपने काफी डिटेल में पूरे हालात को समझाया है। हालांकि इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके आएंगे, लेकिन डॉक्टर मिर्जा अभी कुछ बातें जो कर्नल शर्मा कह रहे थे उससे हमने वहाँ की समझी हैं। ज़मीनी हकीकत कई ऐसी बातें हैं जो हम लोग भी नहीं जानते हैं, मीडिया के ज़रिए ही हम तक पहुँचती हैं, वो आप हमको बताते हैं। मैंने आपको कोट भी किया कई जगहों पर जहाँ मैं बोल रहा था इस विषय पर कि आपकी मांग भारत से क्या है, आप लोग चाहते हैं कि भारत क्यों नहीं आगे आता है, कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। खैर, अभी के हालात जो ताज़ा अपडेट आपके पास हों, जो सवाल मैंने कर्नल शर्मा से पूछा था उसको आपके सामने भी रखता हूं कि क्या ये कोई डिसिसिव लड़ाई की तरफ जाता माहौल दिखाई दे रहा है, यानी ये प्रोटेस्ट तो पहले भी होते रहे लेकिन इस बार का प्रोटेस्ट जो है उसकी ग्रेविटी अलग है। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो कर्नल शर्मा साहब का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो है उनके हालात के ऊपर बड़ा अच्छी रोशनी डाली, ख़ास बात जंगलात के हवाले से। मुझे ये जंगलात के बारे में मेरे पास फिगर्स थी, लेकिन मैंने आज तक किसी इंडिया की तरफ से किसी मुबसर से ये फिगर्स नहीं सुनी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है। देखिए शर्मा जी कह रहे हैं कि वो मांगों की बात कर रहे हैं, वो मांगें पुरानी हो गई सर, वो मांगों से बात बहुत आगे निकल गई है। अब तो नारा लग रहा है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, अब तो ये नारा लग रहा है कि आज़ादी। अब तो जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी क़यादत के हाथ से भी ये मूवमेंट निकल गई है। याद रहे कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो क़यादत है इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक के लोग और इसमें जहादी लोग, इस किस्म के जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट है वो इसकी लीडरशिप में शामिल है। लेकिन नीचे जो अवाम है वो अब आज़ादी का मुतालबा कर रही है, और शौकत नवाज़ मीर की तकारीर के बावजूद और मुल्ला उमर नज़ीर कश्मीरी की तकारीर जो उन्होंने रावला कोर्ट के जलसों में की हैं कि पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तानी लोग हमारे भाई हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है पाकिस्तान से या उसके इदारों से, लोग उस पर कोई कान नहीं धर रहे। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान अगर भाई है तो भाई ने तो बहुत सारी लाशें गिरा दी हैं। हमारी औरतों की असमत दरी की भी अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, औरतें खुद कह रही हैं कि ये पाकिस्तानी फ़ौज वाले जो हमें रेप कर रहे हैं यहाँ पे। दुकानों को छोड़ा नहीं, किसी दुकान को इन्होंने दुकानें लूट ली हमारी। मैंने आपके ही शो में कहा था कि ये कोई प्रदर्शन नहीं रहा,
ये एक इन्वेजन है। दिस इज द सेकेंड इन्वेजन आफ्टर 22 October 1947 बाय पाकिस्तानी फोर्सेस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इंडिया में तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी फिलहाल बना हुआ ना, लेकिन ये तो आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर कहलाती है ना, ये रियासत है। इस रियासत के ऊपर बगैर इजाज़त के पाकिस्तानी फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स, इस सब को भेजना जो है ये एक इन्वेजन है। और ये टेरिटरीज जो है इंडियन टेरिटरीज हैं। देखें, मेरे खिलाफ मुझे गंदी गंदी गालियां दें या मेरे पे लाइव शोज में पिस्तौलें निकाल लें, जैसा हुआ है इंडियन चैनल पे, उससे बात नहीं बनेगी। बात यह है कि लीगल स्टेटस क्या है। जज्बात को एक तरफ रखें। लीगल स्टेटस हमारा ये है कि 26 अक्टूबर 1947 को हमारे महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ मुआहदा इल्हाक भारत किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे। वो श्रीनगर या जम्मू के लिए नहीं किए थे, वो पूरी रियासत के लिए किए थे। लिहाजा बाय डिफॉल्ट आप किसी वकील को बिठा लें, सुप्रीम कोर्ट के किसी लॉयर को ले आएं, वो आपको बता सकते हैं कि जनाब हम बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन्स हैं। लेकिन हमारे लोगों के गिलगित बल्तिस्तान भी और पीओजेके में भी लोगों को, ये जो मदरसों का नाम लिया शर्मा जी ने, ये बना के हमारे बच्चों की जहरीली जहन साजी करके आज उनके जहन में ये डाला था। मेरे भी जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं भी इंडिया के खिलाफ था और नारे भी लगाते थे स्कूल के बच्चे को जब ये लाते थे बाहर कि इंडिया काबिज है, पाकिस्तान जो है ये निजात दहिंदा है। हालांकि पाकिस्तान काबिज है। मेरे शहर मीरपुर के इर्द गिर्द और मीरपुर शहर से 25,000 हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया, जिसमें औरतें, मर्द, बच्चे सब शामिल थे। और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये मैं अपने हवा से नहीं कह रहा, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। तो ये पाकिस्तान काबिज है। जबकि भारत के साथ मुआहदा इल्हाक हुआ तो फिर नेहरू जी ने पूरे इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल करके तमाम जहाज़ों में फ़ौज भर भर के भेजी। थोड़े से जहाज़ थे इंडिया के पास, उसमें उन्होंने फ़ौज श्रीनगर उतारी और विदिन 24 आवर पाकिस्तान आर्मी को वहाँ से रिट्रीट करने पर मजबूर किया। लेकिन हम फंस गए, नेहरू जी चले गए वहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज़ फायर का मुतालबा लेके। वो भी माउंटबेटन की साजिश थी और नया नया देश आज़ाद हुआ था, तो शायद वो इसकी चीज़ की ग्रेविटी को नहीं समझ सके और सीज़ फायर हो गया और हम फंस गए और आज तक फंसे हुए। और ये कहते हैं कि हम इनका खाते हैं, कितना बड़ा झूठ है ये। हर पाकिस्तानी जो है वो हमारा खाता है, हर पाकिस्तानी। हमारा पानी, हमारी मादनियात, हमारा इतना मकरूज है पाकिस्तान, हमारा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस का तो ये मकरूज है जो रेवेन्यू में ये हमें देते नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो वक्त आ गया है जब पीओजेके के लोग कभी भी ये दोबारा पैदा होके भी आ जाए ना अगर पाकिस्तानी, तो कभी भी आप पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकते। इन्होंने रेप शुरू कर दिए, कल से हमारी औरतों का रेप कर रहे हैं, वहाँ पे जेवर लूट रहे हैं और दुकान कोई छोड़ी नहीं, ताले तोड़ के। और फिर आज की खबर, कल से ये चल रही है लेकिन आज की मैं ताज़ा दे देता हूँ कि इन्होंने अब जो लोग खुराक लेके आ रहे थे, दवाइयाँ लेके आ रहे हैं पाकिस्तान से, यानी रावलपिंडी से, कोई लाहौर के रास्ते से खुराक और दवाइयों की कमी हो गई है, वो लेके आ रहे हैं, उनको रोक के उनकी खुराक फेंक रहे हैं, उनको जाने नहीं दे रहे आगे। यानी इन्होंने अब हमारा इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया। ये मुसलमान है, ये किधर से मुसलमान है? ये ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ये इंसान ही नहीं है, ये सिर्फ काबिज हैं। ये वो हैं जो जिस तरह अंग्रेज ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था, इन्होंने हम पे कब्जा किया और अब इनके साथ हम नहीं रह सकते। जी डॉक्टर मिर्ज़ा, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें और भावनाओं को भी आपने फैक्ट्स के साथ व्यक्त किया है। अजिताभ जी, आपने सुना अभी दो पैनलिस्ट को। मैं जानना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब इतिहास की परतों में जाते हैं तो सबके अपने अपने नैरेटिव्स होते हैं, अपने अपने तरीके से बातों को समझाते हैं, बट एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है और भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या स्टैंड है अभी? जी प्रवीण जी, देखिए डॉक्टर मिर्जा ने बहुत ही अच्छे से वहाँ जो ग्राउंड रियलिटी है उसको डिफाइन किया, उसको बताया। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि कहने को उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं और वहाँ आज़ादी के नारे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड अब पराकाष्ठा पे पहुँच रही है।
तो जो ये एक आंदोलन आर्थिक मुद्दों से शुरू हुआ और आजादी तक आ गई है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ गेहूं और चावल की बात नहीं है। ये जैसा मिर्जा साहब ने कहा कि वहां पे जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की वो नहीं मिल रहा है। बिजली का से लोग वहां पे प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उन पे इतने जो अत्याचार एक तरह से हो रहे हैं। और इसका ये वहां के लोग कह रहे हैं, जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कह रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई हुई है, तो इसको तो इस तरह से नकारा नहीं जा सकता। और अगर आवाम की बात नहीं सुनी गई तो आज देख लिए भारत से वो मांग रहे हैं मदद। वो तो कह रहे हैं कि एक व्यापारी गलियारा खोलो, नहीं तो हम भारत की तरफ जा रहे हैं। इस तरह की अगर बातें हो रही हैं तो भारत भी कब तक इन पे चुप बैठेगा? हम तो हमेशा से ये वकालत करते रहे हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं भारत की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान को वो नागवार गुजरता रहा है। और अगर ऐसे हालात रहे तो मुझे लगता है भारत की तरफ से इंटरवेंशन के पहले वहां के लोग ही विद्रोह कर लेंगे। और ये देख लीजिए, पाकिस्तान की सेना जो है बार बार ये कहती है, कभी भारत को ब्लेम करती है, कभी अफगानिस्तान को ब्लेम करती है, कभी ईरान को भी ब्लेम कर देती है, अमेरिका तक को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। और अपनी आवाम जो उनकी सफर कर रही है उसकी बातों पे ध्यान ना देके ये स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जा रहे हैं। ये कितनी एक तरह से देखिए विरोधाभास है। तो निश्चित रूप से भारत तो इंटरवेन करने की स्थिति में तभी होगा जब जेके कह लीजिए, वहां की आवाम को ऐसी जरूरत महसूस होगी। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ रहा है, जिस तरह से वहां पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, मानवीय मूल्यों की एक तरह से कह लीजिए उस पे जो ठोकरें लग रही हैं, वैसे में तो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उनको भी देखना पड़ेगा। और ये इंटरवेंशन की कहीं ना कहीं अब कवायद शुरू हो रही है। जी प्रवीण। आउन भाई, आपने अभी सभी को सुना है, मैं कोई एडिशनल सवाल नहीं रखूंगा। इसमें कई सारे टेक्स हैं, लोग जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इन पॉइंट्स पर क्या विचार रखते हैं। देखें, पहले मैंने आपकी रिपोर्ट भी सुनी और फिर आपके तीनों पैनलिस्ट को भी सुना, और होप तो कि मुझे भी इतना ही टाइम मिलेगा जितना आपने पैनलिस्ट को डॉक्टर साहब दिया है। और इस वक्त यहाँ पे काफी तेज आंधी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके शो में बैठा हुआ हूँ, यहाँ से हिला नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस पे टेक देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो बात है कि मैं बड़ा हैरान हूँ, और इस हवाले से मतलब मुझे खुशगवार हैरत हो रही है कि भारतीय पैनलिस्ट जो कर्नल साहब हैं, इनको जो है वो मुसलमानों की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, मुबैना तौर पे उस पर वो एहतजाज कर रहे हैं। इसमें मुझे बड़ी हैरानगी हुई है। बाकी जो मामलात है, मैं सुई में धागा डालता हूँ और एक एक चीज की सुई में धागा डालूंगा ताकि आपको पता चले कि असल में हकीकत क्या है। हाँ, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे इंडियन वर्दी है, हम ये मानते हैं, और जिस अंदाज में इंडियन वर्दी है वो सबको पता है, और आने वाले दिनों में चीजें जो है वो वाजे भी हो जाएंगी। अब कहा ये जा रहा है, ये जो मौसूफ मिर्जा साहब आपने बिठाए हुए हैं इस तरह के बैरूपिये, ये कह रहे हैं जी भारत से मदद, और भारत जाना चाहते हैं। तो मिर्जा साहब आपको रोका किसने है? आप जाए भारत। आप क्यों नहीं भारत जाते? आप कहते हैं मैं भारतीय सिटीजन हूं, तो जाए भारत, जाके बैठे भारत। आपको किसने कहा है कि मीरपुर में बैठे? जाए भारत में एंजॉय करें। फिर जो 80 लाख कश्मीरियों के लिए 8 लाख फौज है, और वहां पे जो कर्फ्यू लगता है और जो इंटरनेट बंद होता है, इंडिया की यहाँ बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पीओजे की बात कर रहे हैं कि आप ये गोलियां क्यों चला रहे हैं, क्यों मार रहे हैं लोगों को, पूरा कश्मीर बंद है, इस पर बात कर रहे हैं। मस्जिदों के अंदर आपने गोलियां मारी और लोग शहीद किए। मैं आपको बड़ा काउंटर आर्गुमेंट कर सकता हूं, टाइम मैं बोला नहीं। होप यार, नमक हराम सुन तो ले बात करें ना, जिसका खाते हो उसके पीओजे पे बात करें। सुन तो लो, चलेंगे कि मैं सुन तो लो ना, मेरी बारी है, तुम मेरी बारी पे क्यों बोल रहे हो? मैं जानूं, मेरा काम जाने। तुम मेरी बारी पे क्यों बोल रहे हो? पीओजे पे बात कर रहे हैं, बाकी तीनों पैनलिस्ट तुम बोले जा रहे हो, पॉलिटिकल बात करें। नहीं, मैं तुम्हारी बारी बोला हूं।
मैं तुम्हारी बारी बोला हूँ। ठीक है, बाकी ठीक है, पहले ठीक है, तुम ठीक है। तुम बोले जा रहे हो। गंजे तू तड़ाक पे माता ना। तमीज से बात करो। इंडियन अरे। नहीं आउन भाई, देखिए अभी तक यहाँ एक सम्मान होता है। डॉक्टर मिर्जा को आपने 2-3 आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया, जो कि नहीं बोला हूँ, वो क्यों बोल रहे हैं? नहीं, तो आप आपत्तिजनक शब्द तो नहीं बोलेंगे ना, आप अपनी आपत्ति जता दीजिए। आप ऐसा शब्द कभी बहरूपिया बोल रहे हैं, कभी तू तड़ाक पे जा रहे हैं। नहीं बनता बोल रहे हैं। नहीं, ये देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है मेरे भाई, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि इससे ये होता है कि चर्चा में कोई अच्छी गहरी बात हो। आपके पास एक मौका है पाकिस्तान का पक्ष रखने का, आप उसको रखिए ना। जवाब नहीं, आप ये रखिए कि वहां पर आपने कहा इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं सर? ये इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? मैं बता देता हूं आपको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं बता देता हूं क्योंकि आपने उनको निजी तौर पर बोला एक बहरूपिया जो भारत में जाकर नहीं रहता, आपने ऐसा शब्द यूज किया, इसलिए उनको बाद में बोला जब उन्होंने मुझे इंटरप्ट किया है। जब इंटरप्ट किया मैंने तब बोला। आप तब भी बोल रहे थे उनको कि वो इंडिया में जाकर रहे। खैर, मैं आपको कोई बात नहीं, रुक जाइए, अभी रुक जाइए। नो ऑफेंसेस, मैं नहीं चाहता कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ आउन भाई कि वहाँ पर पाकिस्तानी सेना जो है उसने गोलियां चलाई, ये हम नहीं कह रहे हैं ना। वहाँ पे ये आप भी बोलेंगे ह्यूमन राइट्स वाले भी जो है वहाँ पर वो इंडिया के ही भेजे हुए हैं, या जो अन्य संस्थाएं हैं जिनका जिक्र इंडिया वाले तो ह्यूमन राइट्स वालों की बात ही नहीं सुनते। देखें, आपने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया की बात नहीं हो रही। ये जो POJ के अभी जो इंडिया के टुकड़ों पे पलने वाले, तुम क्यों बोल रहे हो? मेरी बात मैं अंकल से कर रहा हूँ। तुम नमक हलाली करने आ जाते हो, तुम जो तुम्हें $400 मिलते हैं उनका दिफा करने आ जाते हो। मुझे बात करने दो। मीर जाफर, मीर सादिक, मैं जब लिस्ट से बात कर रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, ठीक है ना, पॉइंट पे रहिए ना आप, पॉइंट पे रहिए। हाँ, पॉइंट पे कैसे रहे? एक मिनट डॉक्टर मिर्जा रुकिए ना, डॉक्टर मिर्जा सुनते हैं थोड़ा सा। अरे पर्सनल नहीं आउन भाई, ठीक है, मैं देखिए वो शांत हो गए, अब आप बोलिए अपनी बात। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन वही ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो जब कश्मीर इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे बात करता है तो नरेंद्र मोदी कंपनी जो है वो मानने से इनकार कर देती है। और वो जो हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, बगल में छुरी मुंह में राम राम, डोनाल्ड ट्रंप ने उसका जो अभी रिसेंट इंग्लिश में तर्जमा करके दिया है कि चेहरे से तो बड़े भोले भाले और सीधे साधे लगते हैं और हैं वैसे बड़े किलर। तो ये वो चीजें हैं जो आप दुनिया को समझ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर साहब जी कर्नल शर्मा, मेरी एक आपसे गुजारिश है, आप अपने इस विख्यात चैनल के ऊपर जो टॉपिक के ऊपर आप इनको अलाउ करिए, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में हम किसी प्रकार की कोई बात नहीं सुनेंगे। ये किस प्रकार के पत्रकार हैं, देखिए एक मिनट, पूरे सम्मान के साथ आपको बैठाया। मैं चाहता हूं आप विषय पर रहें, आप विषय पर रहें। देखिए, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। आपके साथ किसी ने बदतमीजी नहीं करी, आपके खिलाफ किसी ने कोई शब्द नहीं बोला, आप किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। देखिए, किसी को हर्ट ना करें आप, आपको भी, आपके खिलाफ भी किसी ने निजी टिप्पणियां नहीं करी है। एक मिनट, मैं पहले ये जानना चाहता हूं आपसे कि POJK में जो कुछ हो रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या इसको बिल्कुल नकार दिया जाए? नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बात सुने। जो आपने पहले रिपोर्ट चलाई है उसमें आपने जो हमारे हैं CDF, उनके बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो हमारे वजीर आजम के बारे में, ये POJK के नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये POJK के नेता कह रहे हैं। सुन तो लेना। अगर मैं ही वो लफ्ज नरेंद्र मोदी जो गुजरात के कसाई है उसके लिए इस्तेमाल करता हूं तो कर्नल साहब को दर्द भाई, यहाँ पर विपक्ष के नेता, सुनिए, हाँ ठीक है, आपके सवाल का जवाब सुनिए। यहाँ विपक्ष के नेता जो कुछ कहते हैं वो आप लोग खूब चलाते हैं। अगर POJK के नेताओं ने कुछ कहा जो कि जिनको ये सब झेलना पड़ रहा है, उनकी बात को मैंने रखा है, तो आप क्यों हर्ट होते हैं? ये तो उन्होंने कहा है, उन पे भी गोलियां चलाएंगे क्या? नहीं, गोलियां किसी पे नहीं जा रही और ना चलेगी, लेकिन वो लोग जो भारतीय स्पॉन्सर फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के स्पॉन्सर है, उनको जरूर सबक सिखाया जाएगा। और कितना सबक सिखाया जाएगा, ठीक है, मैं समझ गया कि अभी 10 मई तक भारत को सबक सिखाया जाएगा। एक मिनट कर्नल शर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आपका कहना ठीक है, और ये मेरे लिए बड़ा सतर्कता का विषय होता है। पाकिस्तान से जो मेहमान तो मेहमान होते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं और काफ़ी गंभीर बात भी होती है, तो कई बार अपने देश को लेकर उनके भी जज्बात होते हैं।
तो वो कोशिश करते हैं कि उसको उस अंदाज में रखें, तो इस तरह की स्थितियां भी बनती हैं। लेकिन कर्नल शर्मा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का स्टैंड अभी क्या होना चाहिए। चलिए मान लीजिए पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अगर वहाँ कुछ हो रहा है तो भारत का स्टैंड इस समय पर इमीडिएटली क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। आप एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मैंने आपके प्रोग्राम और जगह भी देखा है, लेकिन जो आपने बाहर से बुलाया हुआ है, अगर वो अपनी मेहमान है, अपनी सीमा के अंदर रहे, जिस बात के ऊपर डिस्कशन हो रहा वो रहे। हमारे देश के नेता के बारे में कोई बात नहीं सुनेगी, हमने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, हम बिल्कुल शिष्टाचार के साथ जो फैक्ट हैं वो बोल रहे हैं। और आप जब किसी मेहमान को लाते हैं तो कृपया करके मेरी आपसे विनती है कि उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड कर लीजिए, या कैसे कर लीजिए कि जिस व्यक्ति को जो नारा उनके देश में दे रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, तो वो जो है हमारे ऊपर लगा रहा है, क्योंकि हमारा स्टैंड जो है बहुत क्लियर है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का अंग है हमारे देश के अंदर। और आप जैसे विख्यात राष्ट्रवादी पत्रकार को भी दुख हो रहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारे नागरिक हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से जो है जुल्म हो रहे हैं उससे हमें पीड़ा होती है। हम वो लोग नहीं हैं कि अपने ही बलूचिस्तान के अंदर न जाने कितने लोगों को गायब कर दिया। अब आ जाती है आपकी पॉइंट। देखिए साहब, ऐसा है, ये तो भारत सरकार को जो है डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन जो मेरा मानना है कि इस समय जो है हमें उन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू जो है उनकी मदद करनी चाहिए, उनको खाने पीने का, दवाइयों का जो है सामान भिजवाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी पर ये वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आटा, गेहूं, बिजली जो है ये सेकेंडरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है आप जुल्म डाल रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की औरतों, बेटियों के ऊपर, तो ये तो एक शर्मदायक है। वो कहाँ चले गए आपके वो पाकिस्तानी? क्या भाग गया वो सच्चाई सुनने के समय? मुझे लगता है भाग गए हैं वो। नहीं, देखिए कर्नल, उनको तो जो कहना है ना वो कहेंगे। मैं बहुत झेल चुका हूँ। बहुत सारे पाकिस्तानी पत्रकार होते हैं, सुलझे हुए भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो इसका तो विशेष ध्यान रखना चाहिए और मैं भी बहुत ध्यान रखता हूँ। डॉक्टर साहब, एक मिनट के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये जितने भी आते हैं ना, क्योंकि मैं भी बहुत चैनलों के ऊपर जाता हूँ, जितने आते हैं ये सब के सब जो हैं मदरसे की पड़ी हुई वो हैं। एक वो सैयद बुखारी आता, नाम लिखता डॉक्टर, ये हमारे डॉक्टर साहब जानते होंगे, उनके साथ भी हमने चैनलों पे किया हुआ। आप देखिए आपने क्या एक सुलझे हुए व्यक्ति को डॉक्टर साहब को बुलाया, और सुलझे हुए व्यक्ति को एक शब्द भी इन्होंने अपशब्द नहीं बोला, और बड़े ढंग से जो है डिबेट, इनकी तरफ देख के भारत के जो आपके व्यूअर होंगे वो भी इनको नमन करेंगे, इनको नमस्ते करेंगे कि ऐसा व्यक्ति भी है जो अपनी भाषा के ऊपर जो है जिसका कंट्रोल है। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, सहमत हूँ आपसे। वो इस पर विशेष सतर्कता रखनी चाहिए, खास तौर पर पाकिस्तान से जब मेहमान बैठते हैं। हालांकि मैं आप कर्नल शर्मा एक बात बताऊं कि मैं हमेशा पत्रकारों की जमात को, चाहे दुनिया में कहीं भी बैठे हों, उनको मैं ऐसा मानता हूं कि वो आम लोगों की, और ऐसे हैं भी पाकिस्तान के, जैसे आरजू काजमी बैठती हैं और भी अन्य लोग बैठते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में वो पत्रकार नहीं है जो बात नहीं करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में बात करना और उसमें सही पत्रकार को आइडेंटिफाई करना वहाँ जाकर, क्योंकि हम यहाँ इंडिया में तो बता देंगे आपको कौन कौन पत्रकार है, वहाँ कौन पत्रकार है, कौन पत्रकार का नाम लेकर चल रहा है, कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन डॉक्टर मिर्ज़ा, ये बताएं, आपकी भारत के विषय में बात हो रही थी, मुझे याद है पिछले शो में भी आपने अपनी उम्मीदें रखी थी, थोड़ी नाराज़गी भी जताई थी। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि भारत की भूमिका क्या हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, फिर मैं अजिताभ जी से भी जानूंगा क्योंकि उनका गहरा शोध है इस विषय पर। तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि भारत से आप लोगों की अपेक्षाएं और उसकी फिजिबिलिटी क्या दिखाई पड़ती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने 2 वीडियो क्लिप्स भेजे हैं विराज शर्मा को, अभी मैंने मैसेज किया, उनको फ़ोन करके भी बता दिया है। एक में महिला कश्मीर की POJK की बता रही है कि कैसे इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी औरतों का रेप कर रहे हैं। दूसरी एक वीडियो है जिसमें वो ब्लैक रंग का खातून ने ड्रेस पहना हुआ है, वो बता रही है कि किस तरह से
वो कहती है कि इससे तो बेहतर हम इंडिया के साथ चले जाएं। मतलब है लोगों के अंदर अब सिर्फ आज़ादी की बात नहीं चल रही, बल्कि उससे एक स्टेप आगे लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि यार इंडिया चलो। ये क्या ड्रामा है? हमारे ख़ानदान 70-80 साल से तकसीम हुए हुए, आधा उधर है आधा इधर है। तो वो वीडियोस आप आज नहीं दिखा सके अगर, तो कल दिखा देना, अपने किसी शो में दिखा देना कि ये महिलाएं खुद कह रही हैं कश्मीर की, ठीक है ना, वो AI से जनरेटेड इमेज नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा हौसला हुआ जब G7 में नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप के दरमियान थोड़ी सी बर्फ़ पिघली है, और ट्रंप ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हो और भारत को कोई ख़तरा होगा तो हम वहाँ मौजूद होंगे भारत के दिफा के लिए। तो ये मुझे बहुत इससे हौसला हुआ है स्टेटमेंट से। भले ट्रंप साहब की स्टेटमेंट सुबह कुछ होती है, शाम कुछ होती है, लेकिन बहरहाल G7 के मंच से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त देखें, ऐलान हो जाना चाहिए कि LOC के तरफ, इंडिया की साइड पे LOC की तरफ जो है गवर्नमेंट कह दे कि एमरजेंसी रिफ्यूजी कैंप्स लगाने शुरू कर दिए हैं हमने, रिफ्यूजी कैंप्स लगाने शुरू कर दिए। आप भले 50 लगाएं, 100 लगाएं, लेकिन लगा दें, लोगों को पता चले कि भाई यहाँ कैंप्स लगने शुरू हो गए हमारे लिए, ये गोलियों से बचने के लिए हम वहाँ जा सकते हैं। भाई बंगाल से जब लोग वेस्ट बंगाल में आ गए थे ईस्ट पाकिस्तान से, तो वो तो करोड़ों की तादाद में आए। हमारी तो आबादी मुश्किल से 25-30 लाख की है पीछे, बाकी तो सारे बाहर है। तो एक तो ये होना चाहिए, और दूसरा भारत के तरफ से अब ये बाकायदा ऐलान होना चाहिए कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, वो हमारे अपने हैं, और जो भी आना चाहता है वो हम आ जाए इधर, और हम ये LOC क्रॉस करके आप लोग आ सकते हैं। आप पर भारतीय फौज गोली नहीं चलाएगी, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर आप LOC की तरफ जाएंगे तो गोली चलाएगी। LOC और जो जम्मू कश्मीर की टेरिटरी है, इसके दरमियान 3 मील की एक बफर पट्टी बनाई जाए। वहाँ पे फौरी तौर पर रातों रात लगा सकते हैं खारदार तार, और BSF को खड़ा कर दिया जाए, ताकि जो रिफ्यूजीज आएँ वो अंदर दाखिल ना हो सके, वो वहाँ कैंपों में ही रहें। वो ऐसे नहीं है कि वो आएँ और फिर वो जम्मू चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, क्योंकि हो सकता है रिफ्यूजीज के साथ ये अपने आतंकवादी भी घुसा दें बीच में। मेरे मन में तो सवाल कई आते जा रहे थे जब आप बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं पहले पूरी बात ये इस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए और इसको मैनेज किया जाए, लेकिन ये कॉल दी जाए। मैं नहीं कहता भारत को कि आप अपनी फौज भेजें या हमला करें, मैं इतनी बड़ी डिमांड नहीं कर रहा। मैंने ना कभी कहा है कि भारतीय फौजें जो है वो POJK में दाखिल हो जाएं, क्योंकि वो बात सही नहीं है। उससे एक मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, समझे ना। तो तोप का इस्तेमाल ना करें। आप जो कह रहा हूँ बस ये करें। ये क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक भी है, डिप्लोमेटिकली कॉस्मेटिक एक अप्रोच भी है। आप अपना दामन भी झाड़ लेंगे, साफ हो जाएगा कि हाँ जी, इन्होंने तो, भारत ने तो कैंप्स भी लगा दिए थे वहाँ, अनाज वगैरह ये वो मीडिया पे दिखाना शुरू कर दे, एक हाइप क्रिएट करें। मैं कहता हूँ इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के लोग अब नहीं जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखें ना, जम्मू में प्रदर्शन हो रहे हैं हमारे लोगों के लिए। श्रीनगर में जावेद बेग साहब, उनको बुलाएं, आप यहाँ पे उनको बुलाएं, सैफुल्ला फारूक को बुलाएं, उन लोगों को बुलाएं जो श्रीनगर के मुसलमान हैं, जो वहाँ पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान गॉट इट। इसमें हमारी मंशा, और मैं और ये बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों के मन में कुछ भी आता हो कि पाकिस्तान से वो अलग हो जाए, वो भारत का अभिन्न हिस्सा, ये सब तो मन की भावनाएं रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वहाँ के जो संसाधन है, वहाँ जो तरक्की हो सकती है, जिसको बाधित कर रखा है और पाकिस्तान जैसे कंज्यूम कर रहा है, निचोड़ रहा है उस जगह को, उससे बड़ा दुख होता है। और ये लगता है कि वहाँ के लोगों को वो जीवन मिलना चाहिए जो कुदरत ने उनको दे रखा है, और यहाँ देख रहे हैं कि मूलभूत चीज़ें भी उनको नहीं मिल रही, अनाज नहीं मिल रहा है, कह रहे गेहूं मांगा था, दे रहे हो गोलियां। अजिताभ जी, कुछ बातें डॉक्टर मिर्जा ने रखी है, ये कितनी व्यवहारिक हैं, फिजिबल कितनी है? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है प्रवीण जी कि आटा और गेहूं के लिए लोगों को जो बुनियादी मैंने कहा, उसके लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है।
और ये सालों से ऐसा हो रहा है कि वहां के संसाधनों से पाकिस्तान के दूसरे चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, उसकी तरक्की हो रही है, लेकिन जो पीओजेके है वहां दिन और पिछले सालों से वो स्थिति बद से बदतर की ओर जा रही है। एक तरफ आप देख लिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आज जो तरक्की का माहौल है, विश्व के सबसे ऊंचे लंबे पुल वहां बन रहे हैं, और जिस तरह से वहां एक आवाम को एक कह लीजिए कि सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो नेचुरली पीओजेके में उससे तो लोग एक तरफ से इंस्पायर भी होंगे और दूसरी तरफ से डिमांड तो करेंगे, और करना भी उनका लाजमी है, क्योंकि जैसा कर्नल साहब ने कहा कि सोचिए वहां 44% वहां की जो जंगल है उसमें से खत्म होता जा रहा है, तो पर्यावरण के मुद्दे हैं, पानी वहां से आप ले रहे हैं, और वहां के लोगों को इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों को आपने किलिंग तो हो ही रही है, 1-1 करोड़ का आप इनाम घोषित कर रहे हैं पकड़ने के लिए उन लोगों को जो सिर्फ बुनियादी ढांचा या बुनियादी सुविधाएं मांग रहे हैं। तो देख लीजिए, ये शुरुआत हुई है आटा और गेहूं से, और आज वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो उनका नहीं है, जो 27 जुलाई को इलेक्शन होने की बात हो रही है, उसमें जो 12 सीटें इन्होंने दे रखी है वैसे लोगों को जो पीओजेके में नहीं रहते हैं, तो यहाँ के लोगों को ना कोई उस तरह का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, ना उनको सुविधा वैसी मिल रही है, ऊपर से और ज्यादा आप कह लीजिए कि जो मानवाधिकार के मामले आ रहे हैं, किलिंग हो रही है, तो ऐसे में तो आवाम भड़केगी और ये और ज्यादा बढ़ेगा। भारत की जहां तक बात है, तो भारत तो अपनी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय एक तो यहाँ हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से सारे इन मुद्दों पे यदा कदा बातचीत तो होती रहती है और उठाया भी जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी हमने ये इन चीजों को बड़े जोर शोर से उठाया है। यूनाइटेड नेशंस में भी रेगुलर इस बात को हम उठाते रहते हैं कि पीओजेके में जो हो रहा है, जो वहाँ की जनता के साथ जो जिस तरह से व्यवहार हो रहा है और जो अत्याचार हो रहा है, तो निश्चित रूप से भारत ये बात तो खैर हम कई बार डॉक्टर साहब करते हैं, कई बार करते हैं, और हम जानते हैं यूएन में क्या होता है, हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे जो बातें होती हैं वो इफेक्टिवली कितनी आती हैं, सब अपने अपने फायदे के लिए चल रहे हैं। अगर पीओजेके की बात कर रहे हैं तो एक आइडिया, एक बात रखी डॉक्टर मिर्जा ने कि आप रेफ्यूजी कैंप्स लगा दीजिए, एक माहौल बना दीजिए, कितना फिजिबल है या कोई चैलेंज है? मूल सवाल तो ये था। देखिए, ये भारत सरकार के लेवल पे तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह के अगर जो रिफ्यूजी कैंप्स, तो इंटरनेशनल मानवाधिकार के जो यूनाइटेड नेशंस इस तरह की बातें करता है, तो यस, वो मुझे लगता है फिजिबल है, और भारत सरकार जो यूनाइटेड नेशंस के नियम कानून है उसके तहत इस तरह की बातें सोच सकती है और उठा भी सकती है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे भारत चुप तो नहीं रहेगा, और कब तक चुप रहेगा? अगर जिस तरह से वहां पे रेगुलरली आप देख लीजिए पिछले 2 साल से कितना ज्यादा ये दमन का जो है माहौल वहां बढ़ गया है, और अब वहीं से आवाजें उठ रही हैं, आजादी तक की आवाजें उठ रही हैं। तो मुझे लगता है ये रिफ्यूजी कैंप की बात है या उनको बुनियादी सुविधा देने की बात है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर वहां की आवाम चाहेगी तो इस तरह की बातें भी उनको मिल सकती हैं। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया मुझे, आवाम चाहेगी। तो पिछली बार भी डॉक्टर मिर्जा बोल रहे थे, पैनलिस्ट कोई और थे, और उन्होंने जनरल साहब ने ये बात कही थी कि जैसा बांग्लादेश में हुआ था या आवाम ने चाहा था, अब ये आवाम का चाहना क्या होता है और आवाम अपनी चाहत को कैसे रखे, ये बड़ा सवाल होता है। तो ये इस कर्नल शर्मा इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि अगर ये फिजिबल है तो भारत क्यों नहीं करता। अच्छा, मैं आपको एक फैक्ट भी बताना चाहता था आप सभी को, मुझे नहीं पता कि क्यों, शायद हो सकता है पीओजेके में बहुत ज़्यादा लोग इन बातों को सुनना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब भी मैं ये शो करता हूँ, ये इंटरनेट पर जाता है, तो इसको बहुत बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, और हर बार जब भी मैं करता हूँ तो कुछ चीज़ें तो रिपीट होती है, लेकिन बहुत कुछ नया निकल कर आता है। जैसे आज हम इस मुद्दे पर बात करें, कभी कभी मुझे लगता है, ये मेरे दिल की आवाज़ आती है कि हो सकता है पीओजेके में इसको लोग सुनना चाह रहे हो, कह रहे हो कि हाँ, हमारी कोई तो बात कर रहा है, हमारी बात कहीं तो पहुँच रही है। इसीलिए पैनल पर बोली गई बातों को मैं बड़ी अहमियत देता हूं कर्नल शर्मा और डॉक्टर अजीताभ, डॉक्टर मिर्जा। मुझे बहुत ये ऐसा लगता है कि हम लोग बेशक अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हों, मैं पत्रकार के नाते, आप पैनलिस्ट के नाते, लेकिन ये बात कहीं तो पहुंच रही है।
किसी में तो उम्मीद जगा रही है। कर्नल शर्मा, इसीलिए डॉक्टर मिर्जा ने जो बात कही वो बड़ी अहम हो जाती है। भारत का स्टैंड क्या ये होना चाहिए कि हम इमीडिएटली वहां पर कुछ कैंप्स लगा दें, रेफ्यूजी कैंप्स लगा दें, या आपको कुछ चुनौती लगती है कि पीओजेके के मामले में अभी टांग अड़ाने का मसला नहीं है, या थोड़ा इंतजार हम किसी वजह से करते हैं? रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि ये सब अपने आप हो जाएगा, उसमें ज्यादा जोर नहीं लगाना। जो मेरा अनुभव, जहाँ जो जितना मेरा तजर्बा रहा JNK के अंदर सर्विस करने का, तो मैं ये कह सकता हूँ डॉक्टर साहब कि ये वाला आइडिया जो है वो फिजिबल नहीं है। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि LOC के ऊपर जो है तनातनी ज्यादा होगी। दूसरा जो है ये एक प्रकार से इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, और आज की तारीख के अंदर जिस प्रकार से विश्व पटल के ऊपर बदलते हुए समीकरण हैं, उसके अंदर जो है हमारा जो इस समय डॉक्टर साहब हमारा जो मुद्दा है, जो मैं समझ सकता हूं, हमारा मुद्दा है 2047 विकसित भारत का। हम किसी प्रकार से, हालांकि हम चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन हम इस प्रकार के काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे कि उनकी तरफ से, जनता की तरफ से इस प्रकार का रिजॉल्व नहीं है, और हम जो है अपनी तरफ से जो है कैंप यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लें। मैं डॉक्टर, ये हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं, बड़े अच्छे ढंग से बता रहे हैं। तो हम जो है इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं जब तक कि हमें 100% इंडिकेशन ना हो जाए कि उनकी पब्लिक जो है अब वो हमारे पास आना चाहती है। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? इंडिकेशन कैसे होता है? अरे साहब, डॉक्टर साहब ये सवाल तो आपको पता है, आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। नहीं, मैं बांग्लादेश में क्या परिस्थितियां बनी थी और क्या वैसी परिस्थितियां बलूचिस्तान और ये पीओजेके में बनी, ये समझना चाहता हूं, क्योंकि ये मैंने सुना ही है, पढ़ा ही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात मैं बता दूंगा। 20 मार्च 1970 को, मार्च 1970 या 71 के अंदर पहली बार इन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, और ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने कत्लेआम किया, और धीरे धीरे वो बढ़ता रहा। उसी प्रकार से जो पाकिस्तान आर्मी जो पीओके में कर रही है, जो कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, जो रेप कर रही है, गर्भवती औरतों को मार रही है, तो इस प्रकार से एक रोष बढ़ेगा। ये एक प्रकार की चिंगारी है, ये जल्दी से बुझने वाली नहीं है। और इस प्रकार से जिस समय पूरी पब्लिक आवाम एक मन बना लेती है, या जैसे हिंदी में कहते हैं दर्द का हद से गुजर जाना ही दवा होता है। तो अगर पब्लिक वहां पे और भटकती है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी किसी भी हालत में इसको एक डेमोक्रेटिक, देखिए मैंने शुरुआत में कहा था कर्नल शर्मा, क्रांति जो है वो तो, एक क्रांति तो सबसे बड़ी शक्ति है। इसका मतलब ये है कि हम इंतजार करें कि पाकिस्तानी फौज जो है वो हमारी माओ बहनों का बलात्कार करे बड़ी तादाद में, और फिर वो दर्द जो है दवा बन जाए। ये सुन ले जरा। अरे नहीं, एक मिनट, इनकी बात सुनते हैं, डॉक्टर मिर्जा को कहने दीजिए, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी चीज, सुन लेते हैं। फिर ये देखें, ये कश्मीरी है, पीओजेके से, सुने क्या कह रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, पूरा मन इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली, पाकिस्तान के फौजियों ने जाके हमारे बच्चों को शहीद किया, पाकिस्तान की पुलिस ने जाके शहादत किया, और पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने जाके हमारे घरों में चोरियां की, हमारी शॉपें लूटी कादिर भाइयों की, और हमारे पेट्रोल पंप लूटे, हमारे बच्चों पे शेलिंग की, हमारे बच्चों को गोली का निशाना बनाया। ये फिर हमारा अंदर मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ठीक है ना। अब इससे ज्यादा वो नहीं कह सकती। ये एक है, और एक दो सेंटेंस सिर्फ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये सुनिए। ये सुने। इससे लूटी जा रही है, उन्हें शर्म हया नहीं आती। इन्होंने पहले हमारे इंटरनेट बंद कर दिए, भाइयों ने अटैक किए, वो चले गए, और उनके जाने के बाद ये हमारे घरों पे छापे मारते हैं, हमारे चार दीवारी किसी चीज का तकद्दुसियत नहीं रहने देते। रातों को छापे मारे जा रहे हैं हमारे घरों पे, हमारी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उन्हें शर्म हया नहीं आती कि हम भी तो किसी मतलब मैं ये दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मैं मतलब कर्नल साहब को क्या जवाब दूं? मतलब क्या, अरे ये मैं आपको बता देता हूं डॉक्टर मिर्जा, जो बात मुझे वैसे कर्नल साहब सक्षम है, मैं बात का लब्बो लुबाब बता देता हूं भाषाई तौर पर समय बचाते हुए।
वो कहना चाह रहे हैं कि 1 2 3 ये आवाजें आ रही हैं, इनका दर्द है, हम भी महसूस कर रहे हैं। क्रांति के रूप में जब ये आवाजें उठती हैं तो उसकी ताकत कुछ और होती है। वो बांग्लादेश, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी है यहाँ पर, और जो सारे देश देख रहे हैं। आजादी तो मांग रहे हैं, और क्या मांगे, अब आप पता नहीं क्या चाहते हैं हमसे। मैं निजी तौर पर तो बता सकता हूं क्या चाहता हूं, बाकी भारत सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए मैं पूछ ही रहा हूं। हमारा दिल ना दुखाएं। ठीक है कर्नल शर्मा, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? दिल दुख रहा है डॉक्टर मिर्जा आप ये कह रहे हैं कि जाओ आप खुद ही करो जो करना है, हमने भारत को विकसित नहीं, मैं पिछली बार भी ये सवाल पूछ रहा था, बार बार उठाता हूं। अरे डॉक्टर साहब आप आपकी पूरी इज्जत और मान के साथ जो है मुझे बात खत्म करने दीजिए। मेरा कोई मतलब नहीं था कि आपको हर्ट करना, या जो मेरे भाई बहन हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उनका मैं दर्द नहीं समझता हूं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि दर्द का हद से गुजर जाना ही दवा होता है। उसका मतलब ये है कि जिस समय ये रोष जो है, जो आक्रोश है पब्लिक के अंदर पाकिस्तान की ज्यादतियों के बारे में, उस समय वहां से एक क्रांति होगी और उस समय हम अपना पूरी की पूरी मदद करेंगे। कर्नल साहब क्या हो रहा है अभी? एक मिनट, जगह जगह रेंजर्स को मार रहे हैं, पहाड़ों से नीचे फेंक रहे हैं, अरे पुलिस को मार रहे हैं, फौजियों को मार रहे हैं। ये क्रांति नहीं है, क्या है? क्रांति को डिफाइन करें ना। नहीं तो क्रांति में तो ऐसा है ना कि वो पूरे के पूरे जो हैं अभी तक जो है इतना पब्लिक के अंदर अभी वो पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान उनके ऊपर जुल्म कर रहा है। आप जो है हमारी तरफ को जिस समय जिस प्रकार से बांग्लादेश के लोगों ने आए थे हमारी तरफ एज ए रिफ्यूजी बन के आए थे, उस समय जो है हमने अपने उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर दिया है। हम अभी जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जैसा कि हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि हम इंटरनेशनल के ऊपर डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू जो है हम कर रहे हैं, और समय आने के ऊपर कहाँ किया है, मिसाल दे के बताएं मुझे। अरे यूनाइटेड नेशन के अंदर हम अपना जो डिप्लोमेटिक चैनल से हम आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। हम अगर हम चिंतित नहीं हैं तो हम डॉक्टर मिर्जा एक बात की तो गारंटी है, अभी तक जियोपॉलिटिक्स में भारत की तरफ से जो भी कदम उठाए गए हैं बहुत शोर शराबे के साथ नहीं उठाए गए हैं, लेकिन जब नतीजे आए हैं तो बहुत इफेक्टिव आए। निश्चिंत रहें। हालांकि आपका ये सवाल बहुत वाजिब है, लाजमी है, हमारे भी दिल का सवाल है, विश्वास करिए। ये बहुत दिल से कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि यहां पे पैनल पे बैठे हैं इसलिए मीठी मीठी बातें, बहुत दिल का सवाल है कि भारत का क्या एक्शन इसमें हो सकता है, भारत इसमें क्या कर रहा है, और आपकी जो अपेक्षाएं आपने रखी कि जो भी कर रहा है जल्दी क्यों नहीं कर रहा है, यह बात भी मैं कहता हूं। इस सवाल को उठाते रहेंगे, इस बात का वादा है। डॉक्टर अजिताभ आपका धन्यवाद, कर्नल शर्मा आपका धन्यवाद, और डॉक्टर मिर्जा आपसे फिर बात होगी और थोड़ा सा डिटेल इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात इंडिया की में आज एक बार फिर बात यहां पर आई कि इंडिया की पोजीशन, इंडिया का इस पर क्या एक्शन रहने वाला है, जो कुछ पीओजेके में हो रहा है। ये सवाल बार बार लोगों के मन में आ रहा है, और पीओके के नागरिक जो पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से को गुलाम बना रखा है, वहाँ पर लोग इतने त्रस्त हो गए हैं कि वो ये बेड़ियाँ तोड़कर अब निकल जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, व्यापार का रास्ता खोलना चाहते हैं, हम अपने मूलभूत अधिकार चाहते हैं। और पाकिस्तानी सेना तिलमिलाई हुई है, वो अपने अंदर तो कमज़ोर है ही जगह जगह, यहाँ का मामला उनके हाथ से निकला चला जा रहा है तो गोलियाँ चला रही है, डरा रही है, डरने को तैयार नहीं है इस बार। लिहाजा ये लड़ाई बहुत अलग किस्म की लड़ाई है। विरोध प्रदर्शन पहले भी होते रहे हैं, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगिट बाल्तिस्तान में या पीओजेके में, लेकिन इस बार जिस किस्म की क्रांति पीओजेके में देखने को मिल रही है, ये बहुत निर्णायक क्रांति हो सकती है। भारत का स्टैंड क्या रहेगा, ये पीओके का हर एक्टिविस्ट पूछ रहा है, पूछना भी चाहिए उनको। उम्मीद, बलूचिस्तान के भी जब बैठते हैं आपने सुना ही होगा कि वो हमेशा कहते हैं मदद करो मदद करो मदद करो। तो इस पर देखना होगा कि भारत का स्टैंड क्या होगा। बात इंडिया की में आज चर्चा यहीं तक, लेकिन इस विषय को उठाते रहेंगे। नमस्कार।